जब आप सिर्फ दिखाने के लिए माफ़ी मांगते हैं तो कहीं न कहीं आप उनके दुःख दर्दों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। एक तरफ आप माफ़ी मांगते हैं और दूसरी तरफ उन दंगों में जिसका सबसे ज़्यादा हाथ है, वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है और आपके चेहरे पर उसको देखकर रत्ती भर ये शिकन नहीं आती कि ये ज़िम्मेदार रहा है जिसने हज़ारों सिखों का कत्लेआम उस वक़्त करवाया। मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हो? फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के पद की। जो 33 सीटां लगातार नीतीश कुमार ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ 33 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी है लोक जनशक्ति रामविलास, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ। उस वक्त क्योंकि एनडीए बिखर के चुनाव लड़ रहा था इसलिए उनको ये ताकत मिली। और राहुल गांधी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की सी, वोट चोरी के दोष लाए सी। इस तरह का बीजेपी वालों बिहार च किया जा रहा है। वो कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में आपकी अपनी सरकार है, तो क्या राहुल जी ये भी कहना चाह रहे हैं कि भैया कर्नाटका की जो सरकार कांग्रेस की बनी हुई है वो इस धांधली की वजह से बनी हुई है। अब ये लोग भूल गए कि ईवीएम अब इनकी सारी ठीक हो गई। इससे पहले ईवीएम का बहाना होता था कि चुनाव क्यों हारे, क्योंकि ईवीएम में धांधली हुई। उन्होंने कहा सी कि एक एक कमरे दे विच 70 वोटां बनाई जा रही ने, सो अपने बंदे दी वोटां बनाई जा रही ने और जिहड़े विरोधी बंदे ने उन्हां दी कट्टियां जा रही। अब जब कर्नाटका में अब जब एसआईआर किया जाएगा तो इनको फिर शिकायत होगी कि भाई क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई अगर आप ही तो बता रहे हैं कि एक कमरे में 70 लोग रह रहे हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बट उसके लिए अब उसको सुधारने का तरीका क्या होगा? इंटेंसिव रिविजन, जो एसआईआर हम लोग कर रहे हैं। चाहते क्या हैं आप कि इसको कैसे किया जाए? इसको सुधारने का, वोटर लिस्ट को सुधारने का प्रोसेस भी तो यही है। उस प्रोसेस पे भी आप उंगली उठाते हैं। तो तुसी आप भी विधान सभा सीट लड़ोगे? मैं चाहता जरूर हूं कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। चिराग पासवान इस बार 243 सीटां ते लड़ रहे हैं अपनी पार्टी वालों या घट सीटां ते? हम लोग 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। बिहार नूं लैके इस बार तुहाडा मुख्य एजेंडा की है बिहार के विकास नूं लैके? मैं ये मानता हूँ कि बिहार के पिछड़ेपन में बहुत बड़ा कारण विरोधाभास की सरकारें भी रही। सो तुहाडे इस वेले टिप्स ते किहड़े एजेंडे ने जिहदे करके तुहानूं लगਿਆ भी ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ने? मीडिया हाउसेज में आपको दिख जाएंगे, बिजनेस हाउसेज में सीईओ सीएफओ के पद पे आपको बिहारी दिख जाएंगे। नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहार से आपको दिख जाएंगे। मेरी शिकायत हमेशा से ये रही कि जब बिहारी इतना आगे तो बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया। मैं एक ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाना चाहता हूं जिससे पलायन ना सिर्फ रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं वो वापस बिहार में आए। अक्सर बहुत सारिया हिंदी फिल्मां दे विच देखदे हुंदे सी कि बहुत वड्डा नेता हुंदा है या बहुत वड्डा बिजनेसमैन हुंदा है, ते जदों माड़ा समा आउंदा है या उस दुनिया तो रुखसत कर जांदा है तां उहदे परिवार नूं उहदे अपदे सके भरावां वल्लों इग्नोर किया जाता है। फिर अपने बलबूते ते वो परिवार है जिहड़ा पहिलां नालों भी वध दौलत शौहरत सब कुछ इज्जत मान इकट्ठा करता है। ठीक इस तरह भारत की सियासत विच एक वड्डा नाम सी रामविलास पासवान। केंद्र दे विच कोई भी सरकार बनती सी तां रामविलास पासवान का अहम रोल हुंदा सी। सो रामविलास पासवान ने बिहार दे विच बहुत काम किया, देश दे विच वड्डे अहुदियां ते वड्डे मंत्री रहे और जदों वो इस दुनिया तो रुखसत हुंदे है तां उन्हां दे परिवार नाल भी कुछ इस तरह का वापरदा है। उन्हां दे भरा वल्लों उन्हां दे पुत्तर नूं इग्नोर किया जाता है। सो उस तो बाद उन्हां दा पुत्तर चिराग पासवान अपनी पार्टी बनाउंदा है लोक जनशक्ति रामविलास, ते वो अपनी मां नाल वादा करदा है कि जो इज्जत जो शौहरत गवाच गई है मैं उन्होंने फिर वापस लैके आवांगा। वो मेहनत करके वो रुतबा फिर तो हासिल करता है। हाल ही दे विच जिहड़ियां 2024 च लोक सभा चोणां होईयां ने 5 सीटां बीजेपी नाल गठजोड़ करके उन्हां नूं मिलदियां ने, ते कमाल दी गल इह है कि 5 ਦੀਆਂ 5 सीटां
ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਾਸਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नहीं बिल्कुल, मेरा नानके है थे, मेरा परिवार है थे, सो आना जाना लगा रहता है। आई डू ट्राई एंड कम ऑफन है, पर हाँ इस बारी सिर्फ परिवार ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਆਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਐਕਟਰਸ, ਵੈਟਰਨ ਐਕਟਰਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਖਦ ਨਿਧਨ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, पंजाबी फिल्मा बचपन तो देखता आया, तो उनका जाना वाज एक्सट्रीमली सैड। एंड मैं उनके लिए श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये कामना करता हूँ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਇਸ ਵਾਰ 243 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ? गठबंधन में हूँ, तो गठबंधन में जितनी सीटें जी सहयोगी दलों को मिलेंगी उन सीटों पे अभी चर्चा होनी बाकी है। बट व्हेन आई से कि मैं 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, उसका मतलब ये है कि हर सीट, और मुझे लगता है कि हर सहयोगी की ये भूमिका होनी चाहिए कि जितनी भी सीटें आप लड़ रहे हैं उस पर तो ध्यान आप दें ही दें, बल्कि उन सीटों पर भी उतना ही ध्यान दें जो आपके घटक दल, आपके साथी जिन पे चुनाव लड़ना है। मैं ये मानता हूँ कि जब 243 सीट्स पे हमारे पूरा अलायंस जब चुनाव लड़ेगा तो मेरे लिए हर वो सीट, भले जिस पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या जनता दल यूनाइटेड का हो, उसको भी अपनी ही सीट मानकर उतनी ही मेहनत करूं जितनी मेहनत मैं अपनी सीट पे करूंगा। और मैं मानता हूं कि इस बार इट इज़ अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जो 5 दलों का ये गठबंधन है हम लोग का, ये अपने में एक इतना स्ट्रॉन्ग अलायंस है कि इस बार इस अलायंस की वजह से हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आते आते तक और परिणामों में ये देखने को भी मिलेगा कि इस बार ऑल टाइम हाई पे हम लोग 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। ਸੋ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ। एंड ऑल्सो माई लव एंड माई रिस्पेक्ट फॉर माई प्राइम मिनिस्टर। मैं मेरे प्रधानमंत्री से इतना प्यार करता हूँ कि उनसे अलग होने का मैं सोच भी नहीं सकता। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ? चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि अगर मैं कोई संख्या सार्वजनिक मंच पे पहले दूंगा और गठबंधन के भीतर अभी इसको लेकर बात बाद में हो, तो ऐसे में एक बार गठबंधन में जैसे ही फाइनल हो जाएगा, और अब हो जाएगा जल्द बिकॉज इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, मैनू लगता है जल्द सहमति एंड विल डिक्लेयर इट ऑल्सो सून। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਫਸਟ, ਬਿਹਾਰ ਫਸਟ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਫਸਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲੜੋਗੇ? मैं चाहता ज़रूर हूँ कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूँ, मेरी इच्छा है, पर अभी भी पार्टी में इसको लेकर चर्चा चल रही है। पार्टी को अभी ये एनालाइज करना बाकी है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को, मेरे गठबंधन को फ़ायदा होगा। कई बार देखा गया है कि जब कोई केंद्रीय नेता विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उस पार्टी को उसका लाभ होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये प्रयोग किया, अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़ाए और जिसका फ़ायदा उनको हुआ। पर कई बार ये भी देखा गया कि अगर कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने राज्य में जाता है तो पूरी मशीनरी, आपका स्टेट यूनिट आप ही के इलेक्शन में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि बाकी जगह पे हम लोग वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फ़िलहाल अभी ये चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि जल्द अंतिम फैसला लिया जाएगा। बट मैं ज़रूर चाहता हूँ
मेरा राजनीति में आने का कारण बिहारी रहे हैं। मैं दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, और जिस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों के हालातों को मैंने देखा है, किस कठिन परिस्थिति में बिहारी रहते हैं, इसने मेरे अंदर ये ज़िद पैदा की कि वापस अपने राज्य जाऊंगा और अपने राज्य के लिए, बिहारियों के लिए, उनके खोए हुए गौरव, खोए हुए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ूंगा। ऐसे में तीसरी बार का सांसद हूँ, पर अब ये समझ में आता है कि दिल्ली में रहकर मैं उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सपने को पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे में मैं ज़रूर चाहता हूँ कि अब मैं वापस बिहार जाऊँ। मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हो? फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के पद की। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव है और वो नेतृत्व क्षमता है जिसकी ज़रूरत आज की तारीख में बिहार में है। और मुझे लगता है सर्वसहमति से हमारे तमाम घटक दल हमारे गठबंधन में ये फैसला कर चुके हैं कि चुनाव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही होगा। जो 33 सीटां लगातार ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ 33 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾर्टी है लोक जनशक्ति रामविलास, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ हारे हैं। 2020 में ये हुआ ज़रूर था। विद इन द अलायंस कुछ डिफरेंसेस आ गए थे मेरे और मुख्यमंत्री जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बीच में, बिकॉज ऑफ विच मैंने 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पर उस वक्त भी मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। मैंने 137 सीटों पे चुनाव लड़ा था आउट ऑफ 243 उस वक्त, और उसमें से अधिकांश सीटें जनता दल यूनाइटेड की ही थी। उन्हीं के सामने मैंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। यकीनन इसका नुकसान हुआ। आज बिहार में जो पार्टी अपने आप को बड़ी ताकतवर पार्टी बताती है, सबसे बड़ी पार्टी बताती है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी, पर वो ये भूल जाते हैं कि उस वक्त क्योंकि एनडीए बिखर के चुनाव लड़ रहा था इसलिए उनको ये ताकत मिली। 2020 में भी अगर यूनाइटेड एनडीए के तौर पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते, मेरे और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के वोट अगर आप मिलाकर देख लें, तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी उसके सामने कहीं नहीं टिकते। तो ऐसे में पिछली बार राजद जैसी पार्टियों को मौका मिला अपने आप को बड़ा करने का, क्योंकि एनडीए में बिखराव था। पर इस बार ऐसा कोई बिखराव नहीं है, और इसीलिए मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है कि इस बार हम लोग का प्रदर्शन ऑल टाइम हाई पे रहेगा। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ बीजेपी ਵੱਲੋਂ बिहार 'ਚ ਕੀਤਾ जा ਰਿਹਾ है। देखिए, पहली बात तो समझना ज़रूरी है कि ये फैसला केंद्र सरकार का फैसला नहीं है एसआईआर कराने का, ये चुनाव आयोग का फैसला है। और चुनाव आयोग ने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि बार बार आप ही जाते थे चुनाव आयोग के दरवाजे को खटखटाने, ये कहते हुए कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, डुप्लीकेसी ऑफ वोट का आपने जिक्र किया, कई गलत नामों को जोड़े जाने का इन लोगों ने जिक्र किया। तो बार बार शिकायत आपने की, लोकसभा चुनाव के बाद शिकायत विपक्ष ने की, विधानसभा, महाराष्ट्र में अभी तक हम लोगों को दोष दिया जाता है कि वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से महाराष्ट्र में हम लोग चुनाव लड़े, जबकि एट द सेम टाइम झारखंड में चुनाव हुए थे और झारखंड में विपक्ष चुनाव जीता, वहाँ पे ये लोग ये सवाल नहीं उठाते। तो ये जो सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म है विपक्ष का, ये समझ के परे। ऐसे में जब आप शिकायत लगाते हैं कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, तो उसको सुधारने की यही प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं कि देश में ये प्रक्रिया का पालन पहली बार किया जा रहा है, इससे पहले भी 4 बार एंड एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट इस प्रक्रिया का पालन किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बस इस बार बदलाव इतना है कि इस बार टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ गई है। पहले आपको फिजिकली डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करने होते थे, अब आप ऑनलाइन भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जैसे पहले ये प्रोसेस चलता था एग्जैक्टली वैसे ही ये प्रोसेस आज भी चल रहा है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, राहुल जी ने प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दी मीडिया के सामने, और वो प्रेजेंटेशन में उन्होंने उसी राज्य का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिए जहाँ पे उनकी अपनी सरकार है। वो कर्नाटका की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में आपकी अपनी सरकार है। तो क्या राहुल जी ये भी कहना चाह रहे हैं कि भैया कर्नाटका की जो सरकार कांग्रेस की बनी हुई है वो इस धांधली की वजह से बनी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की वजह से बनी हुई है? अगर ऐसा है तो फिर आपको तो ये भी मांग करनी चाहिए कि भाई कर्नाटका की सरकार को बर्खास्त किया जाए और दोबारा इलेक्शन कराया जाए। हकीकत है विपक्ष ने ना एक नया राजनीति का तरीका सीख लिया, जहाँ पे सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को डराकर वोट ये लोग हासिल करते हैं। I'll give you an example। इससे पहले सीए को लेकर इन लोगों ने इसी तरीके का एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया था, जहाँ पे सीए को एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून
बताकर देश की जनता को भ्रमित कर कर देश भर में आगजनी का माहौल इन लोगों ने बना के रखा था। आज मुझे बता दीजिए, सीए की वजह से क्या एक भी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई है? नहीं छीनी गई है। पर उस वक्त इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया कि अगर सीए आ जाएगा तो सारे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। लोकसभा चुनाव में कि भाई अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। आज 1 साल से ऊपर हो गया मेरी सरकार को बने हुए। किसका आरक्षण छीना गया, या कहाँ के लोकतंत्र की हत्या हुई, या कहाँ के संविधान को समाप्त कर दिया गया? ये सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को डराने का विपक्ष ने एक नया तरीका सीख लिया, और उसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए आज ये लोग एसआईआर। जिन राहुल जी को बिहार की याद नहीं आती थी, वो पिछले 5-6 दिन से बिहार की सड़कों पे वो घूम रहे हैं लोगों को डराने के लिए कि भाई अगर एसआईआर जो हुआ है उसमें आपका नाम कट जाएगा, आपका नाम। अगर आपको इतनी चिंता है और आपके पास इतने ही उदाहरण है तो एक तो आपत्ति दर्ज कराइए चुनाव आयोग के पास जाकर। अभी तक किसी भी विपक्ष के राजनीतिक दल ने कोई भी फॉर्मल उदाहरण के साथ ऑथेंटिकेटेड इन्होंने वहाँ पे लिस्ट नहीं दी है कि भाई ये वो लोग नाम है जिनके नाम आपने काटे हैं, गलत हुआ है। इनके पास कोई इस बात का प्रमाण नहीं है, बट उसके बावजूद ये लोग सड़कों पे जा रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। अब ये लोग भूल गए कि ईवीएम अब इनकी सारी ठीक हो गई। इससे पहले ईवीएम का बहाना होता था कि चुनाव क्यों हारे, क्योंकि ईवीएम में धांधली हो रही है। अब इनको पता चला कि भाई वो बहाना इनका चला नहीं, जनता ने माना नहीं, कोई बात हुई नहीं। अब इन्होंने नया बहाना ढूंढ लिया कि भाई वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट में धांधली। तो धांधली की शिकायत भी आप करेंगे और जब उसको सुधारने की प्रक्रिया को आजमाया जाएगा तो उस पर आपत्ति भी आप ही दर्ज कराएंगे, तो चिट भी मेरी पट भी मेरी। ऐसे नई राजनीति होगी ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। इसी शिकायत की वजह से तो ये इतना इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया को आजमाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप ही ने ये एग्जाम्पल दिए हैं। अब इन्होंने उदाहरण दे दिए कर्नाटका के सारे। अब जब कर्नाटका में जब एसआईआर किया जाएगा तो इनको फिर शिकायत होगी कि भाई क्यों किया जा रहा है। क्योंकि भाई अगर आप ही तो बता रहे हैं कि एक कमरे में 70 लोग रह रहे हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बट उसके लिए अब उसको सुधारने का तरीका क्या होगा? इंटेंसिव रिवीजन, जो एसआईआर हम लोग कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग कर रहा है। अब उस एसआईआर को जब किया जाएगा वहाँ पे कर्नाटका में, तो फिर आप उसकी शिकायत करेंगे। तो कैसे, मतलब चाहते क्या हैं आप कि इसको कैसे किया जाए? इसको सुधारने का, वोटर लिस्ट को सुधारने का प्रोसेस भी तो यही है। उस प्रोसेस पे भी आप उंगली उठाते हैं। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? एजेंडा हमेशा से डेवलपमेंट रहा है और मैं ये मानता हूँ कि इस बार के चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है। मैं ये मानता हूँ कि बिहार के पिछड़ेपन में बहुत बड़ा कारण विरोधाभास की सरकारें भी रही हैं। बिहार में एक ऐसा दौर था जहाँ पे लगभग 27 साल तक अलग अलग सरकारें थी। केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। 2000 का दशक ही देख लीजिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो राज्य में एनडीए की सरकार होती थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो राज्य में महागठबंधन की सरकार बन गई। विरोधाभास वाली सरकारों में होता क्या है कि राज्य सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार पारित नहीं करती, केंद्र सरकार की परियोजनाओं को राज्य सरकार धरातल पे नहीं उतरने देती, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है और जो विकास जिस गति से होना चाहिए वो नहीं होता। इसीलिए जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोग को देखने को मिलता है कि जब दोनों सरकारें एक सोच वाली हों तो कैसे तीव्र गति से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है और अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जहां पे मैं, मेरी पार्टी भी बिहार सरकार का एक मजबूत हिस्सा होगी, जिसके माध्यम से मैं अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को भी धरातल पर उतार पाऊंगा और केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर विकास के कार्यों को पिछले 1 साल में जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने बिहार को प्राथमिकता दी है, ये मामूली बात नहीं है कि 1 साल में प्रधानमंत्री 10 बार बिहार जा चुके हैं और जितनी बार वो जाते हैं हज़ारों करोड़ों की योजनाएं बिहारियों को समर्पित करके आते हैं। तो ऐसे में जहां मेरे प्रधानमंत्री की नज़रों में बिहार प्राथमिकता है, तो मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद डेवलपमेंटल इश्यूज़ को और ज़्यादा पुश किया जाएगा। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? आई थिंक वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी बहुत हाइपोथेटिकल हैं ये सारी बातें।
अभी तो पार्टी को ही ये फैसला लेना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, अगर मैं लड़ूंगा तो कहाँ से लड़ूंगा, चुनाव परिणाम क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी बातें अभी मुझे लगता है भविष्य के घर में है। सो I'll answer these questions when we reach there। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਫਸਟ, ਬਿਹਾਰੀ ਫਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ? मैं ये मानता हूँ कि बिहारियों में क्षमता, बुद्धिमत्ता, श्रम करने की शक्ति कहीं से किसी तरीके से वो कमज़ोर नहीं है। आज आप देख लीजिए बड़े बड़े पदों पर बिहारी आपको दिख जाएंगे, मीडिया हाउसेज में आपको दिख जाएंगे, बिजनेस हाउसेज में CEO CFOs के पद पे आपको बिहारी दिख जाएंगे। नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ IAS IPS ऑफिसर्स बिहार से आपको दिख जाएंगे। मेरी शिकायत हमेशा से ये रही कि जब बिहारी इतना आगे तो बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? क्यों? क्योंकि बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पलायन, माइग्रेशन लगातार होता रहा। मैं एक ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाना चाहता हूँ जिससे पलायन ना सिर्फ रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं वो वापस बिहार में आए। इसके लिए मैं मानता हूँ कि 2-4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे साइमल्टेनियसली हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो एजुकेशन। जब तक अच्छी शिक्षा नहीं आएगी लोग जात पात धर्म मज़हब में ही उलझे रहेंगे। और आज भी बिहार में चुनाव जातीयता पे आधारित हो जाता है, सांप्रदायिकता पे आधारित हो जाता है, जिसपे मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं कतई विश्वास नहीं रखता। मैं नहीं मानता कि जात पात धर्म मज़हब के आधार पर आपको अपना नेतृत्व चुनना चाहिए। आधार से विकास के मुद्दे होने चाहिए। ऐसे में इन परिस्थितियों का निर्माण तभी हो सकता है जब बिहार में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग बिहार में, पटना में नहीं दे सकते? भागलपुर में, दरभंगा में, बिहार के अलग अलग जिलों को एजुकेशनल हब बनाना होगा। बिहार वो राज्य है जो एक समय में नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था। जब देश तो भूल जाइए दुनिया ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब हम लोग शिक्षा में इतने आगे थे। पर आज वही शिक्षा में हम लोग इतने पीछे हो गए। तो सबसे पहले एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को बेटर करना होगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ को बहुत बेहतर करना होगा। जिस तरीके से बीमारियों की वजह से, सही इलाज ना होने की वजह से आज भी बिहारी परेशान होते हैं। दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन लाइन लगा कर खड़े रहते हैं। एजुकेशनल हेल्थ सेक्टर को हम लोग को प्रायोरिटी देनी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे करना होगा। जब तक उद्योग नहीं आएंगे, जब तक निवेश वहाँ पे नहीं आएगा, तब तक हम लोग पलायन को रोकने में कामयाब नहीं रहेंगे। साथ ही में हम लोगों को पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम पे काम करना होगा कि हर व्यक्ति के हाथ में, खास तौर पे गरीब परिवारों के हाथ में ज़्यादा कमाई कैसे आए, इसके लिए राजस्व बढ़ाना होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए मैं मानता हूँ कि रिलीजियस टूरिज़्म की अनंत संभावनाएं हैं मेरे राज्य में। मेरा राज्य एक ऐसा राज्य है जो गौतम बुद्ध की धरती है, जो भगवान महावीर की धरती है, जो मेरी माता सीता की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। ऐसे में अगर इन सारे स्थलों को अगर रिलीजियस टूरिज़्म पॉइंट से अगर इसको विकसित किया जाए, तो मैं मानता हूँ कि जब देश भर के लोग या विदेशियों से लोग वहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए, आस्था को तो आप सम्मान देंगे ही देंगे, बल्कि साथ में आपके राज्य का राजस्व बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, जो ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, वेलफेयर स्कीम्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा, और ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा अगली सरकार बनने के बाद। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਫੈਂਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ 15 ਅਗਸਤ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरह देखते हो? गलत है ना, आपकी कथनी करनी में फ़र्क दिखता है। इससे ये दिखता है कि आप सिर्फ कहने के लिए आप माफ़ी मांग रहे हो, आप दिल से आप नहीं है माफ़ी मांग रहे। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी हूँ, मेरा परिवार इस बात का भुक्तभोगी है। जैसा मैंने कहा कि मेरा नानके पंजाब में, माय मदर सरदारनी, मैं सरदार परिवार से मैं खुद भी आता हूँ। तो जिस तरीके से वो घटना वहाँ पे घटी और एक सरदार अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए हम लोग की कोठी में घुसे। संजोग से उसी दिन मेरा जन्मदिन भी होता है, जिस दिन इंदिरा जी को गोली मारी गई थी, 31 अक्टूबर। उस दिन मेरे जन्मदिन के लिए भी कई परिवार के लोग उस घर में इकट्ठे थे और एकदम से दंगाई अंदर घुसे और फिर कैसे कैसे लोग छत पे गए, छत से पीछे आंगन की तरफ कूद के परिवार ने भी अपनी जान बचाई, मेरी भी जान वैसे ही बचाई गई। 2 साल का था मैं जब मुझे ऊपर से फेंका गया था। तो वो उसका अनुभव हम लोगों ने किया है। जैसा मैंने कहा कि मैं खुद सरदार परिवार से आता हूँ, मेरे नाना जी सरदार, किस तरीके से उनकी जान बची, कैसे हम लोग डरे हुए थे उनको लेकर, अपने परिवार के और सदस्यों को लेकर। तो हर उस व्यक्ति ने जिसने उस पीड़ा को अनुभव किया है और जिसने ना जाने कितने परिवार को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, ये दर्द वो परिवार ही जान सकता है जिसने 84 के सिख दंगों को देखा या झेला। ऐसे में जब आप सिर्फ दिखाने के लिए माफ़ी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके दुख दर्दों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। एक तरफ आप माफ़ी मांगते हैं और दूसरी तरफ उन दंगों में जिसका सबसे ज़्यादा हाथ है वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है और आपके चेहरे पर उसको देखकर रत्ती भर ये शिकन नहीं आती कि ये जिम्मेदार रहा है जिसने हज़ारों सिखों का कत्लेआम उस वक्त करवाया था। तो ऐसे में बहरहाल जनता के सामने हैं ये सारी बातें। जो इन तस्वीरों को देखता है वो उस भावना को भी समझ सकता है कि कितनी झूठी भावना से फिर आपने माफ़ी मांगी होगी। मेरा आखिरी सवाल है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਬਰੋਡ ਗਏ 70 ਦੇ 80s ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਵਿਦਿਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ, ਬੰਬੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पूरा देश अपना है और हमारे देश में ये स्वतंत्रता हर नागरिक के पास है कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर सर ऊंचा कर कर रह सकता है। पर अफसोस तब होता है जब कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए लोगों को बांटने का काम करते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसी के ऊपर ये लोग वार करने का काम करते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता हम लोग की ताकत रही है। बट कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति के लिए, मैं अपने बिहार का ही अगर मैं उदाहरण दूं तो बिहार में एक राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी है, लालू जी की पार्टी, जो MY समीकरण की बात करती है। क्या है MY समीकरण? MY में M सांप्रदायिकता है और Y पूरी तरीके से जातीयता को बढ़ावा देने वाली बात है। ऐसे में मेरा भी MY समीकरण है, बट मेरे M में महिला है और Y में युवा है। और मैंने लोकसभा के चुनाव में करके दिखाया, मात्र 5 सीटें मुझे मिली थी। इन 5 सीटों में से 4 मेरे युवा सांसद हैं और 2 मेरी महिला सांसद हैं। तो मेरा ये MY समीकरण है जहाँ पे मेरे M में देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी है और मेरे Y में देश की सबसे बड़ी आबादी है, युवाओं की आबादी। मैं समावेशी विकास की मैं सोच रखता हूँ, समावेशी राजनीति का, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का मैं पक्षधर में रहा हूँ। ऐसे में मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश में किसी भी, वो बिहारी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मराठी हो, किसी को कहीं जाने से कोई डर ना हो। बट कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रवाद के नाम पर हमें बांटने का काम करते हैं, भाषा के नाम पे बांटने का काम करते हैं कि भैया ये महाराष्ट्र में है तो इसको मराठी आनी चाहिए, तो यहाँ पे है इसको ये भाषा आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो भी राजनीतिक दल ऐसे कार्य करता है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश का अहित करता है। एज पॉलिटिकल पार्टीज़, एज पॉलिटिशियंस, हम लोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए समाज को जोड़ने की, ना कि समाज को तोड़ने की। तो मैं कतई ऐसा इस सोच का मैं पक्षधर नहीं हूँ कि बिहारी किस राज्य में जाके सुरक्षित रहे। मैं ये मानना चाहूँगा कि बिहारी कहीं भी जाए या देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में जाए वो सुरक्षित रहे और ये सुरक्षा की भाव
सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी वहाँ की सरकारों की है, मेरी सरकार की है, केंद्र की सरकार की है, और इसको हम लोग निभाएंगे ज़रूर। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी, थैंक यू, सत श्री अकाल।